आज न्यूज 007 खुलासा करने जा रहा है विश्व स्तर पर होने वाले वीजा स्कैम फर्जीवाड़े का। हमें इसकी संपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ भविष्य में जनता के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं इंडियन डिटेक्टिव अगेंस्ट क्राइम के सेकंड इन कमांड मिस्टर NK शर्मा जी। सर, न्यूज 007 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कृपया सर हमारे दर्शकों को बताइए वीजा स्कैम फर्जीवाड़ा क्या है और इसे विश्व स्तर पर किस तरीके से संचालित किया जाता है। बिल्कुल। आज के दौरान वीजा स्कैम सबसे बड़ा स्कैम है। ये कह सकते हैं ये स्कैम हर शहर में है, हर गांव तक इसने अपनी पैठ बना ली है और नॉर्मली 20-25 घरों में से एक घर इसकी चपेट में है। क्लियर कह सकते हैं 20-25 घर में से एक घर इसकी चपेट में है। उसका कारण है जिस तरह से हमारा नेटवर्क जो संचार क्रांति संचार जिस तरह से हुआ है, कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है। आज हम किसी भी तरह की वीडियो एक देश से दूसरे देश आसानी से भेज सकते हैं, अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह आसानी से रख सकते हैं। नेट पर हम नॉर्मल वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। इससे हुआ यह है कि हम दूसरे देशों के साथ कनेक्ट होने लगे। दूसरे देशों के साथ कनेक्ट हुए तो हमें ये पता चलने लगा कि वहां सैलरी क्या मिल रही है। सैलरी क्या मिल रही तो हमारे मन में एक जिज्ञासा होने लगी कि हम भी क्यों ना इसी तरीके से एक पर्टिकुलर अपने फील्ड में उस क्षेत्र में उस मतलब देश के अंदर जाके जॉब करें ताकि हमें एक अच्छी सैलरी मिले। वट एवर कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका है और चाहे वो स्विट्जरलैंड है, हॉलैंड है, पोलैंड है, वट एवर कुछ भी देश जहां अच्छी सैलरी मिल रही है। ये हुआ है कम्युनिकेशन की वजह से, जो कम्युनिकेशन गैप खत्म हो गया। इस सब चीज का फायदा उठा रहे हैं कुछ जो फ्रॉडुलेंट्स हैं, जो अपने आप में दिमाग रखते हैं, इन सारी विश्व स्तर की जानकारियां रखते हैं, टाइम जोन्स की जानकारियां रखते हैं, एसेंट्स की जानकारियां रखते हैं, वहां चल रही जॉब्स की जानकारियां रखते हैं। वट एवर उन्हें पता होता है वहां फैक्ट्रियां लग रही हैं, उस जगह पर कॉल सेंटर्स चल रहे हैं, उस जगह किस तरह की जॉब्स हैं। इस तरह की जॉब्स के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पब्लिश करते हैं। नॉर्मली होता यह है कि इंडिया में बोले तो ये स्कैम पंजाब में सबसे ज्यादा है। पंजाब के बाद नंबर है केरला का, केरला के बाद मुंबई, वट एवर फिर सारे स्टेट्स का अलग अलग चलता है। होता यह है एक झूठे दिखाने के लिए 10-20 मतलब कॉल्स के लिए लड़कियां रख दी जाती हैं, लड़के रख दिए जाते हैं। वो कॉल्स करते हैं, आइए हम वीजा लगवाएंगे आपका, आपको इस तरह की सुविधा मिलेगी। स्टार्टिंग में तो बल्कि इतना तक ऑफर किया जाता है कि आपको किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन एक्चुअली होता बिल्कुल डिफरेंट है। स्टार्टिंग में आप गए, आपको कुछ नहीं देना है, 10 दिन बाद आपके पास कॉल आएगी, सर कुछ एक फॉर्मेलिटीज हैं, मेडिकल वगैरह की होनी है, आपको ना 15 या 20 हजार रुपए का खर्चा है। आपने 15-20 हजार दे दिए। मतलब स्कैम करने के तरीके, मॉडस ऑपरेंडी सेम वही है जो हर किसी की होती है। पहले छोटे से जाल में फंसाना, फिर धीरे धीरे उससे पैसा निकालना। 15,000 एक बार जब आदमी इन्वेस्ट कर देता है उसके फिर वो चीज बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज पकड़ के रखते हैं ये लोग। 15,000 रुपए पे कर दिए, फिर सेकंड होता है इस अभी ना टिकट्स वगैरह के लिए भी प्रॉब्लम्स हो गई है। डायरेक्ट कंपनी टिकट्स प्रोवाइड नहीं कर रही, आपको 40,000 या 50,000 या 80,000 वो देंगे, वो भी चले गए। फिर एक नई चीज आती है कि सर आपका ना वीजा कुछ थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, हमें यहाँ एम्बेसी में बात करनी पड़ेगी, वट एवर जो भी देश है वो, और वहां कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। यानी टोटल मिला के जब एक बार पर्सन फंस जाता है तो धीरे धीरे इस जाल में फंसता चला जाता है। सेम ये मॉडस ऑपरेंडी होती है। स्टार्टिंग में एक नए भी ड्रामे में आपको एक्चुअली बता दूं, बिल्कुल एक अलग तरह के ड्रामा देखने को मिलते हैं। 10-15 पर्सन से एक ग्रुप बना लिया, 5 पर्सन को दिखाया जाता है अमेरिका से। इन 10 पर्सन जो बाकी के 10 पर्सन है उन्होंने एक ऑफिस चलाया। ऑफिस चलाने के बाद वो बात कर रहे हैं कि आइए वीजा वगैरह के लिए अप्लाई कीजिए और इस तरह से जॉब्स वगैरह हैं, इस तरह की एक्टिविटीज हैं। अब ये कहते हैं कि जो कंपनी है या अमेरिका से कुछ पर्सन आने वाले, अब एक पर्सन आता है, उस पर्सन के सामने आपको दिखाया जाता है और वो पर्सन क्या करता है, आपको रिजेक्ट कर देता है। टू बी फ्रैंक, रिजेक्ट कर देता है कंप्लीटली। तो आपका क्या होगा,
घर चले जाऊंगा नॉर्मली यही होता भी यही। लेकिन फिर आपके पास एक कॉल आती है, आप तो रिजेक्ट हो गए थे ना, उसको ऑप्शन दे देते हैं। हम आपको कोई तरीका कर सकते हैं कि मुझे रिजेक्ट किया था ना, आप दोबारा इन हो सकते हो। उसको फंसाने आपके के मन में लिए- लालच, एग्जैक्टली इनको फंसाने के लिए आप ऐसा कीजिए, 2-1 लाख रुपए का खर्चा इनको हम तरीके से कर लेंगे, होटल वगैरह में रोक देंगे, खाना वाना खिला देंगे, उन्हें ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, आपसे वो 2 लाख रुपए ले लेंगे। फिर स्टेप वही दोबारा स्टार्ट हो जाता है कि 2 लाख तो इस चीज के लिए ले लिया, अब आप फंस गए। एक बार 2 लाख ले लिए तो उनका टारगेट होता है आपसे 40 लाख निकलवाना। अगला टारगेट फिर उनका होता है कि आपके वीजा में दिक्कत आ रही है। कौन सी दिक्कतें आती हैं? आपका फाइनेंशियल स्टेटस पूरा नहीं है, आपने किसी का लोन ले लिया वो रीपे नहीं हो पाया, आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड या आपका जो एसेंट है वो प्रॉपर नहीं है, आपके पास कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो उस देश के लिए आपके ओके नहीं है, वट कुछ भी इस तरह की जो नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रख देते हैं। उन पॉइंट्स रखने के बाद फिर आपसे पैसा ले लेते हैं। दिल्ली के अंदर बड़ा ही प्रोफेशनल है, इंटरनेशनल लेवल पे है, अलग तरीके से चल रहा है। थामेल में बिल्कुल अलग तरीके से है, जबकि थामेल के अंदर चलाने वाले और दिल्ली के अंदर जो लोग चला रहे हैं, दोनों के बीच में जमीन आसमान का अंदर है। थामेल में एक नौसिखिए कह लो या वट कुछ भी कह लो आप, वो लगते नहीं कि इंटरनेशनल लेवल चला सकते, लेकिन फिर भी चला रहे हैं। वहाँ से स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग नहीं होती एक्चुअली, वहां डिफरेंट थिंग है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। इन लोगों के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है जो नेपाल में है। जो लोग दिल्ली में हैं उनका डिफरेंट तरीका है कि जितना हाई क्लास बन के हम मिलेंगे साउथ एक्सटेंशन से या वट अदर जो हायर कॉलोनीज वगैरह हैं या जो बड़ी बड़ी जो यहाँ पे रहने वाले लोग बाग हैं वो लोग हमारे पास आएंगे। एक्चुअली थामिल में क्या है कि अगर दुनिया में कोई भी चीज कहीं पर हुई है, फैशन कह लो या किसी भी तरह के बिजनेस कह लो या कोई भी कह लो, मैं 100% कह सकता हूं उस चीज के बारे में थामिल को सबसे ज्यादा पता चलता है। वर्ल्ड के हर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ हेडक्वार्टर्स हैं, हेडक्वार्टर्स कह लो या ऑफिस खोल के एक तरीके से यहाँ पे लोग बाग रुके हुए हैं। हर तरह का कारोबार होता है। नॉर्मली पुलिस को इंटर होती भी नहीं, हो भी नहीं पाती। सारी चीजें अब आज की डेट में इंटरनेट वगैरह से चल रही हैं तो दूसरे तरीके से। तो यहाँ जो नेपाल वाले जो पर्सन है जो ये वीजा फ्रॉड करते हैं उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, इसलिए वो बड़े बड़े लोगों को आराम से यहाँ पे लूट भी लेते, मतलब एक तरीके से फ्रॉड कर भी लेते हैं उन लोगों के साथ। सर उनको पता यहाँ है पे लोग कैसे फंस सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक्सपीरियंस ज्यादा। हमारे दिल्ली में एक्सपीरियंस क्यों नहीं है? क्योंकि उतना टाइम पीरियड नहीं हुआ है उन लोगों के पास कि इतने ज्यादा वीजा कराए हुए हैं, कोई और चीज कराई हो, इसलिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़ा बनाते हैं। कपड़े वगैरह ब्रांडेड पहनते हैं, गाड़ी वगैरह BMW ये मर्सिडीज वगैरह होती है, लाइफस्टाइल बहुत। उनका खर्चा ज्यादा, उस जगह पे ज्यादा खर्चा होता है। यहाँ थामेल और काठमांडू के अंदर खर्चा भी इनका कम होता है, लेकिन इनके पास और बहुत सारी चीजें हैं, खर्चे और दूसरे तरीके से इनके पास ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि इस जगह पर आपको पता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए गज के हिसाब से, स्क्वायर यार्ड के हिसाब से जमीन है थामेल के अंदर। 1-2 करोड़ रुपए गज स्क्वायर यार्ड के हिसाब से खुद समझ सकते हैं कि दिल्ली या वट मुंबई वगैरह के अंदर जो हायर जो है वो यहाँ नॉर्मल है उस जमीन के रेट्स जो है। होता है यहाँ पे इस जगह पे कनेक्टिविटी ज्यादा है, कनेक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से लोग सोचते हैं कि वीजा ये लगवा देंगे, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स वगैरह का आना जाना काफी ज्यादा रहता है। इस तरह से स्कैम करते हैं, पैसा ले लेते हैं, किसी भी तरीके से निकलवा लेते हैं। बाकी दी एंड में लास्ट में होता कुछ नहीं। सेकंड क्या है, इस जगह पे सबसे बड़ा जो स्कैम है थामेल के अंदर, लेबर क्लास को बोला जाता है कि उन्हें सऊदी भेजा जा रहा है, जो सबसे बड़ा स्कैम है थामेल के अंदर या मुंबई के अंदर। मैं बता रहा हूँ मुंबई के अंदर नॉर्मली में मापला बोलते हैं जो लोग केरल से आते हैं लेबर वर्क करने के लिए, जो सऊदी वगैरह के लिए यहां से जो भेजे जाते हैं, जो नेपलीज जो होते हैं बेचारे, जो सबसे बड़ा स्कैम है और जो सबसे गंदा स्कैम है, यानी एक आम आदमी को जो शोषण किया जा रहा है वो ये है कि उनसे 60,000 और 1 लाख रुपीज इंडियन या नेपाली, इंडिया में इंडियन और नेपाली में यहाँ पे नेपलीज ले दिए जाते हैं। वो टोटल सब कुछ मतलब टोटली उनका 1-2-4 लाख रुपए का होता है। वो सारा कुछ गवा के ना दी एंड रिजल्ट ये होता है कि वो रो रहे होते हैं। सर बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे गलत तरीके से जाल में फंस जाते हैं, उनको निकालने के लिए क्या किया जाना चाहिए? उनको निकालने के लिए देखिए सिंपल सा तरीका है, उस पर्सन को खुद या उसकी फैमिली को आगे आना होगा, कंप्लेंट दर्ज करानी होगी। कंप्लेंट के साथ साथ ये मैं मतलब क्लियर है कि नॉर्मली पुलिस वगैरह उस तरीके से हेल्प नहीं करती, तो वहां वो लोग हमारी हेल्प लें। अगर
जो एजेंसीज हैं उनकी हेल्प लें, जो अदर सोशल जो पर्सन है उनकी हेल्प लें, क्योंकि हम लोग जो भी हेल्प करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इंडियन डिटेक्टिव अगेंस्ट क्राइम एक GPU है, जर्नल पब्लिक यूटिलिटी। इंडिया के साथ साथ हम लोग अब काठमांडू, नेपाल वगैरह सारी जगह पे कुछ जहां पर हम रीच कर रहे हैं वहां तक हम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि नेपाल हमारा ही छोटा भाई है और हमेशा इज्जत और सम्मान हमें मिलता रहा है। तो यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, यहाँ हमारे पुलिस के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट हैं, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वो लुट चुके हैं तो। लेकिन कांटेक्ट एक्चुअली क्या है, कंप्लेंट उन्हें करनी होगी, हम आगे फर्दर। बहुत से लोग हैं जैसे फंस गए हैं लेकिन अवेयर नहीं है। सपोज करो आप उनको 1 साल के लिए भेजा गया है लेकिन वो वहाँ पर बोर्ड हो गए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं, वो अपने घर पे आने के लिए तरस जाते हैं कि हम कैसे वापस जाएंगे। इस सब चीज के लिए जो इंडियन एम्बेसी, आपको पता होगा कि सुषमा स्वराज जी ने ये सारा सिस्टम स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा काम भी तो किया, बहुत अच्छा काम भी किया था उन्होंने। तो जो लोग फंस गए थे काफी सारे लोग वापस गए, तो सेम उसी पैटर्न पे जो अब राइट नाउ जो भी फॉरेन मिनिस्टर उन्हें काम करना चाहिए। सेम यही मैं यहाँ काठमांडू नेपाल के लिए बोलूंगा कि यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आप उन्हें इन्फॉर्मेशन कीजिए, क्योंकि अब एक और चीज है इसके अंदर मैं आपको बता दूं, यहाँ ना ट्विटर का बहुत बड़ा हाथ है। ट्विटर नॉर्मली क्या है कि सभी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर्स हैं या प्रेसिडेंट्स हैं, सबके ट्विटर अकाउंट्स हैं। आप अपना ट्विटर अकाउंट बनाइए, सोशल पे छोटी सी चीज है। मैं यहाँ ट्विटर को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ट्विटर के लिए नहीं हूँ, सिर्फ एक क्योंकि वो अच्छी चीज है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं इंडियन डिटेक्टिव अगेंस्ट क्राइम के लिए हूँ और मैं इंडियन डिटेक्टिव अगेंस्ट क्राइम को ही प्रमोट करने के लिए हूँ इस जगह पे। लेकिन ट्विटर एक ऐसी चीज जरूर है जिससे आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे और कनेक्ट होते ही आप एक मैसेज भेजेंगे, वो मैसेज फॉरेन मिनिस्टर को मिलेगा, वो फॉरेन मिनिस्टर आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि नॉर्मली फोन नंबर्स किसी के पास नहीं होते, ट्विटर हैंडल नॉर्मली पता चल जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा कि ट्विटर हैंडल को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके साथ कोई भी चीज गलत होती तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, टू बी फ्रैंक, ठीक है। तो इस तरह से हम फॉरेन मिनिस्टर से कम्युनिकेट करके उन पर्सन को वापस बुला सकते हैं, लेकिन कंप्लेंट मस्ट है, कंप्लेंट तो किसी भी हालात में करनी ही होगी आप लोगों को। एक सर ये है कि हमारा जो वीजा है उसके प्रोसेस में इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं कि सालों साल उसमें मतलब चले आ रहे हैं, वो फाइट करते रहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपरली मतलब सुविधाएं नहीं मिलती हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली होता ही है कि हर देश की हर जगह की ना अपनी अपनी तरह की चीजें होती हैं। किसी जगह पे फाइनेंशियल आपको कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, अमेरिका वगैरह वहाँ उस जगह पर अगर देखें तो कुछ कंट्रीज के बारे में उनकी गलत एक सोच है, इसलिए आपको फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हैं कि वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन मैं नेपाल के बारे में बता दूं आपको, ऑल ओवर द वर्ल्ड नेपलीज का वीजा बड़ी आसानी से लगता है, क्योंकि इन्हें लॉयर माना जाता है। अगर नेपलीज पर्सन लेबर के लिए जा रहे हैं तो उन्हें किसी मीडिएटर की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी को पता है कि ये लोग हार्ड वर्किंग है। हर कोई चाहता है, पूरे वर्ल्ड चाहता है कि नेपलीज आके हमारे यहाँ पर काम करें। ये जो बीच में स्कैम हो रहे हैं, स्कैमर्स की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप सिर्फ, लेकिन पता है दिक्कत कहाँ पे आती है, हमारे विलेजर्स या हमारे लोग वाले वो उतने एजुकेटेड नहीं कि वो फॉर्म्स वगैरह को प्रॉपरली फिल कर सके, प्रोसेस नहीं पता होता ना सर, फिल कर सके। कई बार ऐसा होता है कि वीजा भी वो अपने पास ही रख लेते हैं। नहीं, वीजा वगैरह लगने के बाद वीजा तो अपने पास रख लेते हैं वो, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि उनके जो मन में रहता है सिर्फ ये रहता है कि किसी तरीके से हम पैसे निकलवा लें, उनका जो मोटिव रहता है नॉर्मली। आपने वीजा की बात की, मैं कहूंगा वो इवन पासपोर्ट भी अपने पास रख लेते हैं। तो वो पासपोर्ट्स का क्या करते हैं कि उनके दिमाग में एक सिंपल सी एक सिचुएशन रहती है कि इसका पासपोर्ट हमारे पास है तो ये हमारे पास हमेशा आता रहेगा या दबा रहेगा। उसके लिए टू बी फ्रैंक बिल्कुल डरने की बात नहीं है, पासपोर्ट उस पर्सन के पास है। पासपोर्ट एक आपकी पर्सनल बिलोंगिंग से, आपकी पर्सनल चीज है, एनदर पर्सन कोई भी आपका पासपोर्ट नहीं रख सकता, चाहे वटेवर वो आपको कुछ भी दे रहा है या आप उसके पास जॉब कर रहे हैं या किसी तरह के भी आपके रिलेशन है। आपकी जो आइडेंटिटीज है पासपोर्ट उसके अंदर आता है, आधार जैसे इंडिया के अंदर आधार कार्ड वगैरह और बाकी सारी आती है। तो अगर वो पासपोर्ट को रखता है ना, बिल्कुल गलत है, उसके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए, उसके खिलाफ कंप्लेंट आपकी परस्यू की जाएगी, उसको अरेस्ट किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, सही है ना। पासपोर्ट रखना तो बिल्कुल गलत है। वीजा वगैरह तो पासपोर्ट उस पर लगा हुआ होता है, मतलब पासपोर्ट पर ही स्टैंपिंग।
करते हैं। जो मतलब कि इंसान मतलब किसी की मतलब वो मतलब बाहर देश के लिए वीसा लगाता है, वो वहाँ पे जाता है, वो बंदा नहीं आ पाता वापस, तो वहीं फंस जाता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए सिंपल है कि जैसा इन्होंने पहले क्वेश्चन किया है, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं, वही क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको कहूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर से उनके साथ कम्युनिकेट करना होगा। सबसे पहले आप अपने यहाँ जो भी पर्सन, जो भी एम्बेसी है वहां पर हमारी, जैसे कि आपकी नेपलीज एम्बेसी उस देश में है, उस देश के अंदर, वहां का नंबर पता कीजिए, अपने यहाँ से कॉल कीजिए कि सच एंड सच पर्सन, यानी मेरा ये भाई, फादर, वट कोई भी है, ये आपके वाले देश में जहां पर इस वक्त आप पोस्टेड हो। यानी कि अगर मान लेते हैं कोई पर्सन न्यूजीलैंड में है, नेपली, तो आपको करना ये कि जो न्यूजीलैंड में है, नेपाल की जो एम्बेसी है, नेपाल की जो एम्बेसी है, नॉट न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड में वो नहीं, और ना नेपाल में न्यूजीलैंड की एम्बेसी को नहीं, न्यूजीलैंड में नेपाली एम्बेसी को कांटेक्ट करना है, उन्हें ये कहना है कि हमारा ये भाई, माँ बाप, वट कोई भी है, ये आप वहां पर है, आप इसे निकालेगा। सबसे पहला प्रोसेस होना चाहिए। सेकेंड, अगर वहां से भी आपकी किसी तरह से हेल्प नहीं मिलती, तो फिर आपको करना ये कि अपने हमारे यहाँ काठमांडू में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपको पता है दशरथ धर्मशाला के आमने सामने उनके ऑफिस वगैरह हैं, वहां जाइए, ये मिलिए उनके साथ, उनको मिलने के बाद उन्हें बताइए कि सर इस तरह से मेरे माँ बाप, चाचा ताऊ जो भी हैं वो वहां पर हैं, न्यूजीलैंड से उन्हें बुलाया जाए और उन्हें किसी तरह की दिक्कत हो, बिल्कुल हेल्प होगी और 100% हेल्प करने के लिए मिनिस्टर्स में है। ये है सर, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, जैसे कि किसी को हायर किया गया है, यहाँ से 10-20 बंदे हायर किए, जिस प्रोफाइल पे हायर करते हैं वो प्रोफाइल उनका वहाँ पर जाकर चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे किसी को मैनेजर पोस्ट पे, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर पोस्ट पे आपने हायर किया है, वो चले जाते हैं क्योंकि वो बंदा फ्यूचर के लिए फाइट कर रहा है, वो जाता है तो उसको वहाँ पे जाके बाउंड कर देते हैं और उसको वहाँ पे खुद की भी जॉब करनी पड़ती है। इस सब चीज के लिए मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हमें ना खुद अवेयर होना होगा। जी। जब हमारा स्टार्टिंग में सिक्योरिटी बॉन्ड या इंडिविजुअल बॉन्ड वगैरह प्रोसेस में होते हैं, तो उस प्रोसेस के अंदर, उसके अंदर क्लियर लिखा होता है कि आप किस पोस्ट पर जा रहे हैं, आपको किस तरह से जो सैलरीज वगैरह क्या रहेंगी, पर्क्स वगैरह क्या रहेंगे, किस तरह के आपके जो बोनस वगैरह मिलेंगे, क्या टाइमिंग्स रहेंगे, किस शहर के अंदर आप पोस्टिंग रहेंगे, तो वो सारी चीजें होती है। अगर ऐसा नहीं है, मान लेते कई बार ऐसा नहीं होता है किसी तरह की, तो फिर उस सिचुएशन में हम अपनी जो हमारी एजुकेशन है उसके बेस पे हम क्लेम कर सकते हैं कि हमें इस चीज के लिए बुलाया गया, क्योंकि एजुकेशन या वट एवर जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, दे स्पीक देमसेल्फ, वो चीजें अपने आप में बोल रही है ना। मैनेजर के लेवल के लिए तो नेचुरल है कि उसी तरह की आपकी एजुकेशन होगी, उसी तरह की चीजें होंगी, तो उस चीज से आप कह सकते हैं, तो वो आपको ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन खड़ा होना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, कंप्लेंट करनी पड़ेगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। नॉर्मली है क्या, मैं आपको भी फ्रैंक बता दूं, हम लोग ना बड़े अजीब से डरे हुए होते हैं, यार ये तो वो देश है, यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो फ्रैंकली बिल्कुल, अगर आप सच्चे हैं ना, कोई भी देश हो आपसे बाहर जा ही नहीं सकता। इसलिए हर चीज को नॉर्मल लेके चलें, किसी भी देश में हैं हम, अपनी बात को सत्यता से रखें, सच्चाई के साथ रखें, हमें कोई भी किसी भी तरह से फंसा ही नहीं पाएगा। न्यूज़ 007 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को सही मार्गदर्शन देने के लिए न्यूज़ 007 आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। धन्यवाद, मुझे भी यहाँ आके अच्छा लगा और आपके दर्शकों को इस सब से कोई नई चीजें समझने को मिले, मैं भी यही चाहूंगा, और लोग फर्जीवाड़े से बचें। जय हिंद, जय भारत।